गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सूरदास के पद पढ़ करके और उसका क्वेश्चन आंसर पूरा कर लिया था। और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि एक चैप्टर गद्य से फिर एक चैप्टर पद्य से, ऐसे करके हम लोग दोनों हिस्से से एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। और जब 4 चैप्टर्स यानी दो चैप्टर्स पूरा हो जाएंगे गद्य और पद्य से, तो फिर कृतिका से एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है बाल गोविंद भगत। इस रचना को इस सप्ताह पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और रेखा चित्र वैसी रचनाओं को कहा जाता है जिनमें हम अपने बीते हुए दिनों के संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी जीव जंतु के हाव भाव और स्वभाव की चर्चा करें, शब्दों के जरिए एक तरह से उसका स्केच खड़ा कर दें, तो साहित्य में उसे रेखा चित्र कहा गया है। आप इस तरह की रचना पढ़ें। 6th क्लास में महादेव वर्मा की एक रचना थी गिल्लू, जिसमें एक गिलहरी के बारे में था। और 8th क्लास में सोना, जो महादेव वर्मा के पालतू जानवर थे उसमें से एक सोना हिरनी थी, तो उसके बारे में आपने पढ़ा है। उसी तरह से बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है, बहुत फक्कड़ है और कबीर का एक तरह से फॉलोअर है। तो रचना के बारे में पढ़ने से पहले आज रचनाकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के ही थे। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था और सन 1899। उनका जन्म एक्चुअली 23 दिसंबर 1899 में हुआ था। हालांकि स्कूल के सर्टिफिकेट्स में कहीं कहीं 1902 भी मिलता है। आप स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और स्कूल सर्टिफिकेट्स में कुछ रहता है और कई बार 1-2 साल का वेरिएशंस रहता है। शायद इनका भी रहा हो। हालांकि हम लोग के जब किताब में 1899 है तो हम उसे ही ऑथेंटिक मानेंगे। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था। इनके माता पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। जब ये बहुत छोटे थे तो ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। इनके पिता का नाम था फूलचंद शर्मा और वो एक साधारण किसान परिवार से जुड़े हुए थे। माता के नाम के बारे में कोई बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। जब इनके पिता का निधन हो गया तो इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था और ये ननिहाल चले गए थे और वहीं बड़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई वहीं किया था और वहाँ के कल्चर्स में कोई इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। बाद में अपने पढ़ाई के दौरान ही आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा था देश भर में, उसके प्रभाव में आया और गांधी जी के आह्वान पर ये अपना पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे 1920 में। और उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे और एक तरह से कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तब जो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्षरत थी और तब की प्रमुख पार्टी थी, उसके ये मेंबर्स भी हो गए थे। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। 7 सितंबर 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये बहुत छोटे थे, यानी हालांकि इनकी विधिवत पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल तक ही हुई थी और उसी दौरान अपने स्कूल के दौरान ही लिखने लगे थे और तभी इनकी रचनाएं तब के पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुमुखी मल्टी टैलेंटेड थे और एक साथ कई विधाओं की रचना लिखते थे। इसके अलावा बतौर पत्रकार भी राम वृक्ष बेनीपुरी को याद किया जाता है। इन्होंने दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया उसमें से जो कुछ प्रमुख थे वो था तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। नई धारा पत्रिका तो अभी भी पटना से प्रकाशित होती है
और इसके तत्कालीन संपादक हैं शिव नारायण। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी में जो बेनीपुरी टाइटल है एक्चुअली इनके गांव के नाम के आधार पर है। तब लेखक साहित्यकार कई बार क्या करते थे कि अपने जो जातीय उपनाम होते हैं जैसे सिंह, शर्मा, सिन्हा या श्रीवास्तव या मिश्रा या पांडे, ये सब त्याग रहे थे और देश की एकता और जातीय पहचान से ऊपर उठने के लिए ये लोग नया नया उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ लेते थे और उसमें से अपने जन्म स्थान या गांव का नाम जोड़ने का तब खूब प्रचलन था। ऐसे बहुत सारे लेखक और कवि हैं, जैसे फिराक गोरखपुरी उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं और वो गोरखपुर से थे, इसलिए वो अपने नाम के साथ उन्होंने गोरखपुरी जोड़ लिया। कैफी आजमी, वो आजमगढ़ के थे, उन्होंने अपने नाम के साथ आजमी जोड़ लिया। अकबर इलाहाबादी उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, तो उन्होंने इलाहाबाद को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। दिल्ली के एक बहुत बड़े शायर थे दाग, तो उन्होंने दाग देहलवी कर लिया था अपना नाम। तो ये एक तरीका था। हालांकि साउथ में आज भी लोगों के नाम जो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, उसके पीछे का कारण यही होता है कि वो लोग अपने नाम के साथ गोत्र, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम जोड़ लेते हैं। तो वैसे ही राम वृक्ष, मूल नाम इनका राम वृक्ष शर्मा था स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह पर भी, लेकिन जब ये लेखन में आए तो फिर कुछ दिन ये सिर्फ राम वृक्ष नाम से लिखते रहे और फिर बाद में इन्होंने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ लिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, और आगे इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए। गद्य की रचनाएं इन्होंने ज़्यादा की, कविताओं से ज़्यादा सरोकार इनका नहीं रहा। तो गद्य की अलग अलग कई विधाओं में इन्होंने लिखा और वो पूरा साहित्य आज बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 किताबों के रूप में, मोटे मोटे 8 किताबों के रूप में प्रकाशित है। जो इनकी चर्चित रचनाएं हैं उसमें से है पतितों के देश में, ये बहुत एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चिता के फूल कहानियों का संकलन है। अम्बपाली नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बौद्धकालीन परिदृश्यों पर नाटक है। अम्बपाली तब की एक बहुत प्रसिद्ध नर्तकी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के से प्रभावित होकर उसने संन्यास ले लिया था और शायद वो पहली स्त्री थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी शायद। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है और उसी माटी की मूर्तें पुस्तक से बाल गोविंद भगत जो पाठ है आपके सिलेबस में, आपकी किताब में शामिल है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो कई यात्राएं की, उनके संस्मरण को उन्होंने जो कुछ भी उन्हें अनुभव हुआ, जो कुछ भी नया उन्होंने देखा समझा, उसके आधार पर जो रचनाएं की वो पैरों में पंख बांधकर पुस्तक में शामिल हैं। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण की इनकी पुस्तक है। इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी लिखता है, दरअसल उसके लिखे हुए में जब तक भोगा हुआ सच न हो, जिस जीवन को उसने जिया है उसका अगर उसकी चर्चा ना हो, उसकी व्याख्या ना हो, तो रचना मौलिक नहीं लगती, वो अधूरी नहीं लगती, वो एक बनावटीपन सा रहता है और वो रचना उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं रह पाती है। तो चूँकि राम वृक्ष बेनीपुरी एक बड़े लेखक थे और संवेदनाओं से भरे हुए लेखक थे, तो उनकी रचनाओं में जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, लोगों की जो बेचैनी थी, जो आक्रोश था तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, और जो लोगों का आर्थिक या सामाजिक जीवन था, जो बदहाली भरा जीवन था, वो कुछ भी इनकी रचनाओं में दिखता है। चूँकि ये प्रेमचंद परंपरा के लेखक थे और प्रेमचंद के समय भी लिखते रहे, उसके बाद तक भी लिखते रहे। हालांकि इनकी पहचान प्रेमचंद के लेखन के बाद ही हुई,
तो हम इन्हें प्रेमचंद की परंपरा के लेखक भी कह सकते हैं। और प्रेमचंद की तरह ही बहुत सारे लोग इन्हें भी कलम का जादूगर मानते हैं। तो बच्चों, ये था रामवृक्ष बेनीपुरी का एक संक्षिप्त परिचय। आप इसके आधार पर एज ए होमवर्क एक इनका प्रोफाइल तैयार कर लेंगे, जिसमें जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनका नाम, जन्म स्थान, कब जन्म हुआ, माता पिता के बारे में जो भी जानकारी है। जैसे पिता का नाम मैंने बताया कि फूलचंद शर्मा था, माता के बारे में बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती है कहीं। एक्चुअली तब पुरानी रचनाकारों के बारे में इस तरह की समस्याएं कई बार आती हैं। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। इस तरह की और जो किन किन पत्रिकाओं के इन्होंने संपादन किया या इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो मेन इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट डे हम लोग बाल गोविंद भगत रेखा चित्र भी पढ़ेंगे। अगर आपको समय मिलेगा तो एक बार इस कहानी का पाठ भी आप कर लेंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।